हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल। आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय को आसान तरीके से समझाने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कथन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। बोल रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो मैं इस बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचता हूँ कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो ये बी सी भुजा के समांतर है। इसको मैं डी ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। हमने इस भुजा के समांतर खींच दिया तो अन्य दोनों भुजा हमारा ए बी और ए सी होगा। इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों बराबर होगा, अर्थात ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। इसी को सिद्ध करना है, यही हमारा थेल्स प्रमेय है। देख लीजिए एक बार और। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है, ठीक है। अब दिया है हमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है। इतना लिखना है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर है बी सी के। चलो इतना लिखते हैं। इतना लिखने के बाद अब और लिखना है तथा डी ई भुजा ए बी तथा भुजा ए सी को क्रमशः बिंदु डी एवं बिंदु ई पर काटती है। क्या लिखना है? तथा डी ई भुजा ए बी व भुजा ए सी को क्रमशः बिंदु डी एवं बिंदु ई पर काटती है, ठीक है। चलो इतना लिखते हैं। एक बार और देख लो। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर बी सी के, डी ई समांतर बी सी के तथा डी ई भुजा ए बी व भुजा ए सी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर काटती है। तथा डी ई भुजा ए बी व भुजा ए सी को क्रमशः बिंदु डी व बिंदु ई पर काटती है। इतना लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें क्या लिखना है, तो हमें प्रमेय में बोल रहा है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, यही बोल रहा है। इसी को सिद्ध करना है, हमें लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। सिद्ध करना है। इतना लिखने के बाद अब इस त्रिभुज में कुछ रचना करना है। तो मैं रचना करता हूँ। इस बिंदु डी से एक लंब डालता हूँ, इसको नाम देता हूँ डी एफ लंब ए सी पर, और इस ई बिंदु से एक लंब डालता हूँ, ठीक है। ये है ई जी लंब ए डी पर। और क्या करना है, इस बी को ई से मिलाना है और डी को सी से। तो मिला देते हैं, बी को ई से और डी को सी से, कुछ इस प्रकार से। तो रचना में इतने को लिख देना है। तो चलिए लिखता हूँ। क्या क्या लिखा है एक बार और देख लीजिए। डी एफ लंब ए ई पर व ई जी लंब ए डी पर खींचा तथा बी को ई से एवं डी को सी से मिलाया। बस ये कुछ खींचा और मिलाया, उसी को लिख दिए हैं। अब उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें इस ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है और बाद में इस डी बी ई का। तो चलिए पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ जो इस थेल्स प्रमेय में काम आएगा। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जैसे कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें आधार तो पता लगा लेंगे, लेकिन ऊंचाई पता लगाने में हमें दिक्कत होती हैं। तो ऊंचाई निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। हमें सबसे सीधी भुजा को देखना है।
यह हम लोग सबसे लंबवत भुजा को देखेंगे, क्योंकि लंबवत भुजा ही सबसे सीधी होती है। इस त्रिभुज में हमारे ये वाले कोण है 90 अंश, तो ये वाला हमारे लंबवत भुजा है, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार इसमें BC है, तो BC गुणित ऊंचाई होगा AB। ठीक है, AB। इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। इसमें भी हम लोग आधार तो निकाल सकते हैं, BC है दिख रहा है, लेकिन ऊंचाई के लिए सबसे सीधी भुजा को देखने पड़ेंगे या लंबवत भुजा को देखना पड़ेगा। तो इसमें हमको लंबवत भुजा कोई नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें एक इस प्रकार भुजा खींच देना है लंबवत, जो इस त्रिभुज के ऊंचाई को दर्शाता है। ये हो गया लंबवत और सीधी भी है, इसको नाम दे देंगे D। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित आधार इसमें BC गुणित ऊंचाई हो गया AD। ठीक है, उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखें तो आधार तो BC है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये अगर इसको देखेंगे तो ये 90 अंश से अधिक है, ये सीधी नहीं है। दिखने में भले थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये सीधे नहीं है। तो इसके लिए हमें इस आधार को थोड़ा आगे बढ़ा देना है और एक लंबवत भुजा खींच देना है। ठीक है, ये हो गया 90 अंश का। अब ये सीधी भी है और लंबवत भी है, तो इसको हम ऊंचाई मान लेंगे, इसको नाम देते हैं D। तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुणित आधार BC गुणित ऊंचाई है AD। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति में सबसे पहले हमें इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इस वाले त्रिभुज में आधार कौन है? ADE में इसमें आधार होगा AD, और इसमें लंबवत भुजा या सीधी भुजा होगा EG। ठीक है, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। आधार होगा AD, ऊंचाई होगा EG। तो चलिए लिखते हैं, गुणित आधार है AD गुणित ऊंचाई है EG। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे बार में निकालेंगे इस त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज DBE में हमें आधार मानना पड़ेगा DB को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित आधार है DB। इस त्रिभुज का आधार है DB गुणित ऊंचाई अब हमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें लंबवत भुजा ये नहीं है, ये 90 अंश से अधिक है, तो हमें एक दूसरा खींचना पड़ेगा, तो हम लोग इसको मानेंगे। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई होगा EG। ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर समीकरण 1 क्या है? ये तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AD गुणित EG बट्टे समीकरण 2 ये वाला है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित DB गुणित EG। ठीक है, इतना कर लोगे।
अब जो कट रहा है उसे कटा देंगे। तो यहाँ पर देखो EG और EG कट गया, 1/2 1/2 कट गया, बचा उसे लिख देंगे। तो क्या क्या बचा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ बचा AD/DB, AD/DB। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इस त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ECE का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उन दोनों के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे जैसे कि अभी किया। तो अब निकालेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित, अब इस वाले त्रिभुज में देखो आधार कौन है, इस AED में, इसमें आधार होगा AE और इसमें लंबवत या सीधी भुजा होगा ये वाले, इसको DF बोलेंगे। ठीक है, आधार होगा AE, ऊंचाई होगा DF। तो ये हो जाएगा गुणित आधार मतलब AE, ऊंचाई मतलब DF। इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब हम निकालने वाले हैं इस त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो इसमें देखो आधार होगा EC और इसमें ऊंचाई के लिए लंबवत भुजा को देखना पड़ेगा। तो इसमें भी ये वाला लंबवत भुजा नहीं है, ये वाले, तो इसके लिए हमें इस भुजा को लेना पड़ेगा क्योंकि ये है एक लंबवत भुजा और ये इस त्रिभुज के शीर्ष को छू रहा है। ठीक है, तो ये उसका ऊंचाई होगा। तो इसमें आधार होगा CE, ऊंचाई होगा DF। अब निकालेंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। कौन से, ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार होगा CE गुणित ऊंचाई होगा इसमें ये वाले DF। ये समीकरण 5वां। ठीक है, अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को भाग दे देंगे। लिखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 4 हमारा ये है, समीकरण 5 ये है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AE गुणित DF बट्टे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित CE गुणित DF, 1/2 गुणित CE गुणित DF। अब इसमें भी जो कटेगा कटा देंगे। देखो DF कट गया, 1/2 कट गया, बचा उसको लिख देते हैं। यहाँ बचा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ECD, ये D है, ECD का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AE/CE, AE/CE। समीकरण 6। इतना समझ में आया। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनता है तो उसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, ये DBE, कौन से, DBE और त्रिभुज ECD, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों इस आधार पर बने हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज
ECD का क्षेत्रफल, इसको समीकरण 7वां मान लेंगे। अब इस त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के इस मान को समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे, त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल की जगह पर। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण 7वां का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देख सकते हो, ये है। अब इस DBE की जगह में हमें इसको लिख देना है त्रिभुज ECD। तो इसको लिखते हैं पहले, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, यहाँ पर है DB बराबर DB, ये समीकरण 8, ठीक है। अब देखो समीकरण, अब इस समीकरण 6 व समीकरण 8 की तुलना करने पर, चलो लिखते हैं, समीकरण 6 व समीकरण 8 का तुलना करने पर अभी क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर समीकरण 4 में AE बट्टे CE, ठीक है। देख सकते हो ये दोनों समान हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हमको सिद्ध करना था इस थेल्स प्रमेय में, देख सकते हो सिद्ध करना था हमें AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो आई होप दोस्तों इस थेल्स प्रमेय को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।